हेलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मीरा, कैसी हो? अच्छी हूँ, तो फीवर है तो बुखार है। स्टार्ट करें? हाँ सर। तो हम अपना एलएलपी वाला चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 3, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, जिसमें हमने कल नेम चेंज के बारे में, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज के बारे में डिस्कशन किया था। तो आगे फर्दर करते हैं क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलएलपी एग्रीमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलएलपी एग्रीमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि एलएलपी एग्रीमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों एलएलपी एग्रीमेंट बनाया जाता है। एलएलपी एग्रीमेंट को बोला जाता है चार्टर ऑफ एलएलपी, जिसके अंदर क्या होता है, एलएलपी के पार्टनर्स के राइट, ड्यूटी, उनके टर्म्स एंड कंडीशन, काफी कुछ मेंशन होता है। तो बात करते हैं एलएलपी एग्रीमेंट की। एलएलपी एग्रीमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ एन एलएलपी। एलएलपी एग्रीमेंट जो होता है एलएलपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इट इज अकीन टू द पार्टनरशिप डीड ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जिस तरह से एक पार्टनरशिप डीड होती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ऐसे ही क्या होता है एलएलपी के अंदर, क्या होता है एलएलपी एग्रीमेंट होता है। एलएलपी एग्रीमेंट स्पेसिफाई करता है राइट्स क्या होंगे, ड्यूटी क्या होंगी, पावर क्या होंगी, कि भाई एलएलपी के अंदर पार्टनर्स का राइट, ड्यूटी, पावर्स क्या होके यहाँ पर चलेगा। The partner have total freedom to decide about the various terms and conditions to be set out in the LLP agreement. जो LLP agreement के अंदर terms and conditions होती हैं, उनको म्यूचुअली डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, पार्टनर्स के द्वारा। म्यूचुअली डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, पार्टनर्स के द्वारा। पार्टनर्स के द्वारा उसको म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। The LLP agreement is a written agreement divided into paragraph. जो LLP एग्रीमेंट होता है वो एक क्या है, वो एक रिटर्न एग्रीमेंट है। LLP एग्रीमेंट क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट है, जो कि डिवाइडेड है किसमें, पैराग्राफ्स के अंदर, जिसको स्टैम्प पेपर के ऊपर ड्राफ्ट किया जाता है। LLP एग्रीमेंट को ड्राफ्ट किया जाता है किस पे, पैराग्राफ के ऊपर, स्टैम्प पेपर के ऊपर। स्टैम्प पेपर, इसमें काफी सारे पैराग्राफ्स होते हैं, काफी सारे क्या होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं। और इसको साइन किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा। इसको साइन किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा, और लास्ट पेज पे 2 विटनेस भी साइन करते हैं। The LLP agreement must be registered with the registrar and every subsequent alteration shall be made as per the provision of LLP Act and register with registrar। LLP agreement को फॉर्म 3 के अंदर फाइल करना पड़ता है टू द रजिस्ट्रार। फॉर्म 3 के अंदर फाइल करना पड़ता है टू द रजिस्ट्रार, और जो भी अल्टरेशन होती है वो एज पर एलएलपी एग्रीमेंट होती है। जो भी अल्टरेशन आप करते हो एलएलपी के अंदर, एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर, वो सारी की सारी किसके अकॉर्डिंगली होती है, एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंगली होती है। समझ आ गई? ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है एलएलपी एग्रीमेंट की? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट? LLP agreement define the, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, LLP agreement define the roles, रोल क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, राइट्स क्या होंगे, पावर क्या होंगे, किसके, पार्टनर ऑफ LLP के। भाई पार्टनर ऑफ LLP के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स, पावर्स क्या होंगे, LLP एग्रीमेंट हमें बता के चलता है। और एक दूसरे के साथ उनके क्या रिलेशन होंगे, क्या राइट्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो भी बता के चलता है। अब क्या है एलएलपी एग्रीमेंट जो होता है, इट क्रिएट फाउंडेशन फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एलएलपी। एलएलपी ढंग से काम करे, एलएलपी अच्छे से अपना काम करे, उसके लिए क्या बनाया जाता है, एलएलपी एग्रीमेंट बनाया जाता है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, एलएलपी एग्रीमेंट क्लैरिफाई द मैनेजरियल, ऑपरेशनल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी एंड सेट आउट क्लियर मेथोडोलॉजी फॉर डिसीजन मेकिंग, एडिंग अ न्यू पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ एक्जिस्टिंग पार्टनर।
भाई एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डिवाइड होती है। इसमें ये बता के चला जाता है कि मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी, मैनेजमेंट का काम किसके पास होगा, ऑपरेशन देखने का काम किसके पास होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसके पास होगा। सब कुछ अलग अलग सबकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिफाई होती है कि सबको क्या काम करना है। और डिसीजन मेकिंग के लिए जो सबसे क्या होता है, मेथोडोलॉजी ये क्रिएट करते हैं, बता देते हैं कि भाई डिसीजन किस तरह से लिए जाएंगे, एक पार्टनर को कैसे एलएलपी एग्रीमेंट के तहत ऐड किया जाएगा, एक पार्टनर को किस तरह से बाहर निकाला जाएगा, वो सारे का सारा भी एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर बताया होता है। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट क्या है, इट डिफाइंड द आउटलुक, it define the outlook and give a clear idea as to decision making, adding a new partner, removal of existing partner। वही क्या है, डिसीजन मेकिंग के लिए एक क्लियर आइडिया ये देके चलता है कि किस तरह से एक नए पार्टनर को ऐड किया करेंगे, किस तरह से एग्जिस्टिंग पार्टनर को रिमूव करें। वेल ड्राफ्टेड एलएलपी एग्रीमेंट वर्क लाइक अ बैकबोन ऑफ एलएलपी, ये एलएलपी की बैकबोन की तरह काम करता है। तो एलएलपी एग्रीमेंट का पता चल गया किस लिए प्रिपेयर किया जाता है एलएलपी एग्रीमेंट। क्लियर है? क्लियर है मेरा? एलएलपी एग्रीमेंट किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, क्लियर है? हाँ सर। हाँ, एनी डाउट? अब बात करते हैं नहीं सर। हाउ टू प्रिपेयर, हमारे पास एक टॉपिक आता है हाउ टू प्रिपेयर एलएलपी एग्रीमेंट। हाउ टू प्रिपेयर एलएलपी एग्रीमेंट, ये रहा हाउ टू प्रिपेयर एलएलपी एग्रीमेंट। सबसे पहले क्या होता है, आप एग्रीमेंट को देखो, एलएलपी एग्रीमेंट को प्रिपेयर करने की क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करोगे। ड्राफ्ट कर लिया आपने, आप एग्रीमेंट को पहले क्या करोगे, ड्राफ्ट करना, स्टेप नंबर 1। फिर उसको प्रिंट करोगे स्टैम्प पेपर पे, एक रिक्विजिस्ट वैल्यू का स्टैम्प पेपर होता है, 100 का 200 का जो भी है। तो एक स्टैम्प पेपर पर उसको प्रिंट करोगे, सारे के सारे पार्टनर जो है एग्रीमेंट पे साइन करेंगे। 2 विटनेस जो होंगे एग्रीमेंट के लास्ट पेज पे साइन करेंगे, और उसके पास जो है हर एक पार्टनर के पास एक कॉपी जो होनी चाहिए एग्रीमेंट की होनी चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरह से एग्रीमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो पहला स्टेप होता है एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना। आप ड्राफ्ट करोगे, ड्राफ्ट बनाओगे, फिर उसको स्टेप 2 प्रिंट करोगे स्टैम्प पेपर के ऊपर। फिर सारे के सारे पार्टनर उसको क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, और फिर पार्टनर के साथ 2 विटनेस जो होंगे, 2 विटनेस जो है एग्रीमेंट के लास्ट पेज पे साइन करेंगे, और हर एक पार्टनर के पास एक एक कॉपी जो होनी चाहिए एग्रीमेंट की होनी चाहिए। क्लियर है? जी सर। अब आते हैं आगे, व्हाट आर द एसेंशियल क्लोजेस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट के क्या क्लोजेस होते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट 6 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। बताओ एक एलएलपी एग्रीमेंट के क्या क्या एसेंशियल क्लोजेस हो गया पर चल सकते हैं। अगर जब आप एलएलपी एग्रीमेंट बनाते हो, एलएलपी एग्रीमेंट आपने किसी कंपनी का बनाया, जैसे मेमोरेंडम के क्लोजेस होते हैं, मेमोरेंडम के अंदर कितने क्लोज होते हैं, कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर कितने क्लोजेस होते हैं, बताओगे? 6 क्लोजेस होते हैं। ऐसे ही एलएलपी के एग्रीमेंट के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोज होते हैं। तो पहला क्लोज होता है इंटरप्रिटेशन डेफिनेशंस, डेफिनेशन का क्लोज। इस क्लोज के अंदर काफी सारी डेफिनेशंस होती है। इस क्लोज के अंदर, दिस क्लोज इज द एसेंस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट मस्ट प्रोवाइड वेरियस डेफिनेशन सच एज दैट। इसके अंदर मोटी-मोटी कौन-कौन सी डेफिनेशंस आती है वो बात कर लेते हैं।
भाई एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर जो एग्रीमेंट होता है उसमें जो डेफिनेशन आती है वो मोटा मोटी डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, बिजनेस ऑफ एलएलपी क्या होता है, सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसके अंदर हम देखे चलते हैं। फिर आता है डेजिग्नेटेड पार्टनर का क्लॉज। भाई इस क्लॉज के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम, डेजिग्नेटेड पार्टनर की एज, एड्रेस और सब कुछ अच्छे से मेंशन होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर क्लोज के अंदर। तीसरा क्लोज आता है नेम क्लोज। नेम क्लोज इसके अंदर एलएलपी का नाम आता है, एलएलपी के नाम के साथ इसमें क्या लगेगा, एलएलपी लगेगा। नेम क्लोज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, इसमें भाई ये बताया जाता है पूरा स्टेट, इसमें स्टेट बताया जाता है कि किस स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस जो है एलएलपी का फॉल करता है, कहां से बिजनेस जो है कैरिड आउट किया जा रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस एलएलपी का काम है वो बताया जाता है। पांचवा क्लोज होता है बिजनेस ऑफ एलएलपी, ऑब्जेक्ट क्लोज। इसको हम जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज भी बोल सकते हैं। भाई इसका बिजनेस क्या है, किस तरह की एक्टिविटी में, किस तरह के बिजनेस के अंदर मेन बिजनेस क्या है, इंसिडेंटल बिजनेस क्या है एलएलपी के, इसमें बात की जाती है। समझ आ गई यहां तक? हाँ सर। हाँ। 6 क्लोज हमारे पास आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जैसे कैपिटल क्लोज होता है मेमोरेंडम के अंदर, ऐसे ही एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्लोज होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि हर एक पार्टनर ने कितना कितना परसेंटेज, कितना कितना अमाउंट का कैपिटल जो है कंट्रीब्यूट किया है, कितना कितना अमाउंट का कैपिटल जो है कंट्रीब्यूट किया है, ये कैपिटल क्लोज में आता है। फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक तरह से पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, तो आप किस तरह से, आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो उसके लिए रेशियो बताई दी गए थे कि कितने पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलके यहाँ पर चलेगा। तो जो बिजनेस के प्रॉफिट होते हैं, जो लॉस होते हैं, वो मेंबर्स के बीच में क्या होते हैं, शेयर होते हैं एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें ये बताया जाता है राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर फिर क्लोज आता है कि भाई राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या क्या होंगे। एलएलपी एग्रीमेंट में स्पेसिफाई द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर has may be mutually agreed by them. In absence of such separate agreement between the partner about such right and duty etc., provision of Schedule 1 of the Limited Liability Partnership 2008 will apply as given in the section 23(4). वैसे तो राइट एंड ड्यूटी कहाँ दिए जाते हैं, एलएलपी एग्रीमेंट में। अगर एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ भी राइट्स एंड ड्यूटी नहीं दिए, फिर आप कहाँ रेफर करोगे, फिर आप शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में रेफर करोगे। फिर आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। इसके अंदर ये भी बताया जाता है एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर प्रोविजन भी डाले जाएंगे। किसके रिगार्डिंग प्रोविजन डाले जाएंगे कि भाई एक पार्टनर को एडमिट कैसे करेंगे, एक पार्टनर की रिटायरमेंट कैसे होगी, एक पार्टनर किस तरह से रिजाइन कर सकता है, किस तरह से निकाला जा सकता है। एक्सपल्शन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ पार्टनर। एक्सपल्शन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ पार्टनर, एक रिमूव कैसे किया जा सकता है। समझ आ गई मीरा यहाँ तक क्लोजेस, कौन कौन से क्लोजेस आएंगे इसके अंदर? हाँ सर। पॉइंट नंबर 10, रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट पे टू ईच पार्टनर। भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो कंपनी को, एलएलपी को अपनी सर्विस देता है, जिसके बदले में उसको क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है। तो भाई उनको रेम्यूनरेशन, उनको सैलरी कितना मिलेगी, जो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया गया है उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे उनको इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो भी इस क्लोज के अंदर बताया गया है। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की डिटेल, दिस क्लोज विल सेट आउट द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ एलएलपी। बैंक अकाउंट के बारे में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एंड एनुअल ईयर, इस क्लोज के अंदर बताया जाता है कि दिस क्लोज कंटेन मैटर रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट, मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड द डिटेल्स रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग ईयर ऑफ एलएलपी। इसमें क्लोज 13 के अंदर मीटिंग्स की बात करता है। क्लोज 13 के अंदर किसकी बात करता है, मीटिंग्स की बात करता है। एलएलपी की मीटिंग कब होंगी, कैसे होंगी, इसके अंदर ये बात करता है। और लास्ट में इंडेमनिटी क्लोज, इंडेमनिटी क्लोज के अंदर बात करता है एलएलपी एग्रीमेंट शुड कंटेन अ प्रोविजन रिलेटिंग टू इंडेमनिटी।
The clause of indemnity states that LLP must protect the partner from any kind of liability or claim incurred by them while carrying on business of LLP. The partner should also agree to indemnify the LLP for the loss caused by it due to any breach commit by them. ये कहना चाह रहा है कि भाई इंडेमनिटी क्लोज भी होगा अगर पार्टनर की नेग्लिजेंस की वजह से एलएलपी को कोई लॉस हो जाता है या उन्होंने कोई टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रीच किया उसके लिए कोई लॉस हो जाता है तो पार्टनर क्या करेंगे भुगतान करके चलेंगे इंडेमनीफाई करके चलेंगे एलएलपी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भाई अगर पार्टनर्स के बीच में एलएलपी या पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो अपने डिस्प्यूट्स को कैसे रिजोल्व कर सकते हैं वो लेंथी लिटिगेशन को अवॉइड करेंगे और अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो जनरली आर्बिट्रेशन के थ्रू आर्बिट्रेशन का मीनिंग होता है सेटलमेंट म्यूचुअली सेटलमेंट से अपने डिस्प्यूट को क्या करेंगे रिजोल्व करेंगे तो ये भी क्या होता है आर्बिट्रेशन का क्लोज होता है। ड्यूरेशन एंड वाइंडिंग अप इसके अंदर ये बताया गया होता है कि एलएलपी को इन्होंने कितने इयर्स के लिए एलएलपी क्या है इन्होंने फॉर्म की है। अगर कोई पार्टनर बंद करना चाहता है वाइंड अप करना चाहता है एलएलपी को तो किस तरह से एलएलपी को वाइंड अप किया जा सकता है इसके अंदर सारा वो बताया गया था। और लास्ट में आता है जर्नल प्रोविजन। तो भाई जब एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर एलएलपी एग्रीमेंट जो होता है वो एक तरह से चार्टर की तरह काम करता है चार्टर की तरह इसके अंदर सब कुछ बताया गया होता है कि एक एलएलपी किस तरह से काम करेगी। डेफिनेशन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होगी डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होगा नेम क्या होगा ऑब्जेक्ट क्या होगा रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर एडमिशन किस तरह से होगा बैंक अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीटिंग्स ये सारा किसके अंदर होता है एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होता है। क्लियर है समझ आ गई मेरा यहाँ तक? हाँ आगे बात आता है आगे टॉपिक हमारे पास आता है आगे टॉपिक आता है अल्टरेशन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। भाई अगर आप अल्टरेशन करना चाहते हैं अल्टरेशन अगर आप करना चाहते हैं एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर कोई चेंज आप करना चाहते हैं तो किस तरह से करोगे। सबसे पहले क्या होगा सारे के सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट ली जाएगी रेजोल्यूशन पास होगा एलएलपी की मीटिंग होगी मीटिंग के अंदर एलएलपी एग्रीमेंट को चेंज करने का रेजोल्यूशन पास होगा पासिंग अ रेजोल्यूशन अप्रूविंग द रिवीजन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। जैसे ही आप रेजोल्यूशन पास कर दोगे जैसे ही आप रिवीजन करोगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म 3 फाइल करोगे जैसे ही आप चेंज करोगे। और फॉर्म 3 कहाँ फाइल होता है रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी के पास फॉर्म 3 फाइल होता है। तो फिर आप क्या करोगे फॉर्म 3 फाइल करोगे रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी के पास। स्टेप 4 डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड विद फॉर्म 3 फॉर्म 3 के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच होंगे व्हाट आर द डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड विद फॉर्म 3 फॉर्म 3 के साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच होंगे वो कौन कौन से होंगे। पहला जो आपका इनिशियल ओरिजिनल एग्रीमेंट था जो चेंज करने से पहले का एग्रीमेंट था वो जो आपने चेंज किया कोई सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनाया वो या कोई भी एडिशनल ऑप्शनल अटैचमेंट जो लगेगी वो आप इसको फिर क्या कर दोगे फाइल कर दोगे उस फॉर्म 3 को जैसे ही आप चेंज कर दो। तो क्या प्रोसीजर होता है अगर आप ऑब्जेक्ट क्लोज को अपना किसको चेंज करना चाहते हो अगर आप अपने इसको चेंज करना चाहते हो एलएलपी एग्रीमेंट को चेंज आप कर सकते हो। पहले आपको मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एलएलपी के एग्रीमेंट को चेंज करने के लिए। जैसे ही आप चेंज करोगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म 3 फाइल करोगे और फॉर्म 3 के साथ आप क्या क्या अटैचमेंट लगाओगे जो आपका ओरिजिनल एग्रीमेंट था वो जो आपका सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है वो और ऑप्शनल अटैचमेंट। क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास प्रोसीजर फॉर चेंज इन पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। मान लो कोई एलएलपी थी उसमें 2 पार्टनर थे ए बी
अब मान लो एलएलपी एक और पार्टनर को डालना चाहती है, या बी की जगह किसी सी पार्टनर को लाना चाहती है, या सी पार्टनर को ऐड करना चाहती है, या इनमें से किसी को हटाना चाहती है, वो पार्टनरशिप पार्टनर्स के अंदर चेंज करना चाहती है, तो क्या होगा, किस तरह से चेंज होगा, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, इन ऑर्डर टू चेंज द पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये कहना चाह रहा है इन ऑर्डर टू चेंज द पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, E form 4 shall be filed along with E form 3 for change made to the LLP agreement subsequent to the change in the partnership designated partnership. The following document shall be attached. ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई LLP अपने पार्टनर को या डेजिग्नेटेड पार्टनर को चेंज करना चाहती है तो वो कर सकती है, उसको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म फाइल करने का पड़ेगा? फॉर्म 4 फाइल करना पड़ेगा फॉर द चेंज इन द पार्टनर। फॉर्म 4 किस लिए होता है? फॉर द चेंज इन द पार्टनर। पार्टनर में अगर आप चेंज कर रहे हैं, पार्टनर को चेंज करने के लिए। हाँ, और साथ में आप फॉर्म 3 फाइल करोगे। फॉर्म 3 क्यों फाइल करोगे? किस लिए फॉर्म 3 फाइल होता है? फॉर्म 3 किस लिए फाइल होता है बताओगे? अभी हमने ऊपर पढ़ा था एग्रीमेंट। हाँ, चेंज इन एग्रीमेंट। अगर हमें एग्रीमेंट में चेंज करना है तो फिर अब उसमें क्लोज होता है ऑल्टरेशन के लिए। हाँ, क्योंकि एलएलपी एग्रीमेंट में भी तो डिटेल होती है ना, पूरी नेम, एड्रेस, एज, ऑक्यूपेशन वगैरह पार्टनर का, तो उसमें भी चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो कोई भी पार्टनर चेंज हो रहा है तो फॉर्म 4 और फॉर्म 3 फाइल को यहाँ पर चले। क्लियर है? और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करोगे आप जब ये आप फॉर्म फाइल करोगे? आप इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करोगे? पहला, consent of such partner designated partner including certified copy of the board resolution where the partner is a body corporate। ये कहना चाह रहा है सारे के सारे पार्टनर्स की, जो पार्टनर्स हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर है, उनकी आपको क्या लेनी पड़ेगी? कंसेंट लेनी पड़ेगी। दूसरा, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग लेटर मीटिंग नेम एंड एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल नॉमिनेटिंग एज पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर। भाई अगर मान लो आप एलएलपी के अंदर किसी कंपनी को पार्टनर बना रहे हो, ए लिमिटेड कंपनी को, तो ए लिमिटेड कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो क्या करेगी? अपने बिहाफ पे किसी पर्सन को नॉमिनेट करेगी, उसके लिए वो रेजोल्यूशन पास करेगी, भाई मेरे बिहाफ पे मेरा डायरेक्टर है जो वो क्या काम करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर काम करेगा उस एलएलपी का। तो उस केस में सर्टिफाइड कॉपी भी, अगर बॉडी कॉर्पोरेट को, अगर आप किसी कंपनी को पार्टनर बना रहे हो तो फिर बोर्ड रेजोल्यूशन निकालना पड़ेगा जिसमें वो ऑथराइज करेगा किसी इंडिविजुअल को, किसी नेचुरल पर्सन को कि भाई वो क्या करे? डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह काम करे। और पॉइंट नंबर सी क्या होगा? एफिडेविट प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ नेम वेयर देयर इज अ चेंज ऑफ नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर के चेंज ऑफ नेम कर रहे हो आप तो फिर आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, उस पार्टनर को क्या देना पड़ेगा? एफिडेविट दे के यहाँ पर चलना पड़ेगा। एफिडेविट जब देगा तब जाके वो क्या होगा? उसका नाम का चेंज होगा। तो मोटा मोटी अगर मैं डायग्रामिक फॉर्म में बात करूं, डायग्राम फॉर्म में इसमें क्या बता रखा है कि भाई अगर चेंज कर रहा है एलएलपी के अंदर अपने पार्टनर, एलएलपी के अंदर पार्टनर का या डेजिग्नेटेड पार्टनर का चेंज हो रहा है तो कौन कौन सा फॉर्म जाएगा? ई फॉर्म जाएगा चेंज इन पार्टनर के लिए, ई फॉर्म जाएगा अल्टरेशन इन एग्रीमेंट ड्यू टू चेंज इन पार्टनर। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच होंगे? पहला डॉक्यूमेंट अटैच होगा कंसेंट ऑफ पार्टनर, दूसरा डॉक्यूमेंट अटैच होगा एविडेंस ऑफ सेसेशन, तीसरा डॉक्यूमेंट अटैच होगा एविडेंस प्रूफ, और चौथा, इफ पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अ कंपनी, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी टू बिकम द एलएलपी, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग लेटर मेंशन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंडिविजुअल नॉमिनेटिंग एज पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये किस केस में? ये नॉमिनेशन किस केस में होता है? अगर बताओगे नॉमिनेशन कब होता है? ये नॉमिनी कब अपॉइंट करते हैं? जब अगर एलएलपी के अंदर कोई पार्टनर जो है कंपनी है तो कंपनी अपने बिहाफ पे किसी नॉमिनी को, इंडिविजुअल को, नेचुरल पर्सन को अपॉइंट करती है कि भाई
ये डेजिग्नेटेड पार्टनर काम करेगा। समझ आ गई? एनी डाउट? अब आगे बात करते हैं एनुअल कंप्लायंसेस ऑफ एलएलपी। एलएलपी को कुछ एनुअल कंप्लायंस भी करने पड़ते हैं। एलएलपी को कुछ एनुअल कंप्लायंसेस भी करने पड़ते हैं। अब एनुअल कंप्लायंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एनुअल कंप्लायंसेस ऑफ एलएलपी। Annual compliances of LLP. Following are the certain compliances which need to be complied by the LLP from time to time. LLP को कुछ compliance करने पड़ते हैं annually. हर साल कुछ ना कुछ compliance करने पड़ते हैं। जैसे कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। एलएलपी को भी क्या करना पड़ता है? एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। और वो कौन से फॉर्म में फाइल होती है? वो फॉर्म 11 के अंदर, फॉर्म 11 के अंदर फाइल होती है। कब फाइल करनी पड़ती है? विद इन 60 डे फ्रॉम। सर ऑडिबल नहीं है सर। एक मिनट। कब फाइल करनी पड़ती है? हेलो, अभी क्लियर है भैया? हाँ सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कुछ एलएलपी को कुछ एनुअल कंप्लायंसेस भी करने पड़ते हैं। एनुअल कंप्लायंसेस। अब एनुअल कंप्लायंसेस क्या होते हैं? जैसे कंपनी को हर साल एनुअल रिटर्न, बैलेंस शीट्स वगैरह, इन आईटीआर वगैरह फाइल करनी पड़ती है। ऐसे ही एलएलपी को भी एनुअल रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, बैलेंस शीट की टाइप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। अब एनुअल रिटर्न जो फाइल होती है वो फॉर्म 11 के अंदर फाइल होती है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी जो फाइल होती है वो फॉर्म 8 के अंदर फाइल होती है। इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल होती है वो आईटी रिटर्न फॉर्म में फाइल होती है। अब एनुअल रिटर्न कब फाइल होती है? विद इन 60 डे ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल। जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म 11 फाइल करना पड़ता है, फॉर्म 11 फाइल करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है एनुअल रिटर्न फाइल करने का? कि भाई आप इन्फॉर्म कर सके हो रजिस्ट्रार को, किस चीज के लिए? समरी ऑफ मैनेजमेंट अफेयर ऑफ द एलएलपी इन द प्रीवियस ईयर। भाई आप इसमें ये बता सको कौन पार्टनर थे, कौन पार्टनर आए, कौन पार्टनर गए, किस तरह से काम हुआ, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या रहा, सारा आप इसके अंदर बता के पर चलो, मीटिंग क्या हुई, कैसे हुई। अब आगे बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की। फॉर्म 8 के अंदर इसको फाइल किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को फॉर्म 8 के अंदर फाइल किया जाता है। ये फाइल कब होता है? विद इन 30 डे फ्रॉम द एंड ऑफ
6 month of the financial year to which such statement of accounts and solvency related to। ये कहना चाह रहा है जो ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी जाता है ये 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना पड़ता है। जब आपके 6 महीने खत्म हो जाएंगे, जब आपके 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे हाफ ईयरली बेसिस पे, जब आपके 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके 30 दिनों के अंदर, 6 महीने खत्म होते ही 30 दिन के अंदर अंदर आप इसको ये हाफ ईयरली बेसिस पे फाइल करना पड़ता है। और स्टेटमेंट किस चीज के लिए है ये? द स्टेटमेंट दैट द एलएलपी इज इन अ पोजीशन टू डिस्चार्ज इट डेट। इसमें आप क्या बताते हो? इसमें ये बता के चलते हो कि भाई हाँ कंपनी के पास एलएलपी के पास इतना पैसा है कि वो क्या कर सकती है, अपने जितने भी डेट्स, जितना भी लोन उसने ले रखा है उसको डिस्चार्ज कर सकती है, कंपनी सॉल्वेंट है। और लास्ट में आता है हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न। जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो जुलाई 31 को फाइल होती है। हर साल वो असेसमेंट ईयर में जुलाई 31 को फाइल होती है। ये हमारी क्या है? इनकम टैक्स की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। ये क्या है? इनकम टैक्स की क्या है? ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? हाँ सर। हाँ नो सर। हेलो हेलो। हाँ सर क्लियर है सर। ओके ओके। अब क्या होता है देखो, वैसे तो एलएलपी को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, एलएलपी को ऑडिट करवाने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। बट फिर भी एलएलपी को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी जिन एलएलपी को ऑडिट करवाने की जरूरत है तो फिर उसमें क्या होता है, जिन एलएलपी को ऑडिट करवाने की जरूरत है तो वो 30 सितंबर को क्या करेंगे? असेसमेंट ईयर। वैसे तो देखो आईटीआर जिन जिन एलएलपी को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होती वो अपनी आईटीआर फाइल करेंगे कब? जुलाई 31 को। बट जिन एलएलपी को अपनी ऑडिट करवाने की जरूरत होती है, अकाउंट्स की ऑडिट करवाने की जरूरत होती है, तो वो 30 सितंबर को फाइल करेंगे। और यहाँ पे आता है नवंबर 30 ऑफ असेसमेंट ईयर फॉर एलएलपी दोस आर रिक्वायर्ड टू फाइल report in form 3CEB under section 92E of the income tax act। भाई जिनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगते हैं, जब हम टैक्स पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि क्या होता है ये। जिन एलएलपी के ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगते हैं उनको कब आईटीआर फाइल करनी पड़ती है? अपनी नवंबर 30 को। जिन एलएलपी को अपने अकाउंट की ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है उनको अपनी आईटीआर का फाइल करनी पड़ती है सितंबर 30 को। और जिन एलएलपी को अपनी अकाउंट्स की ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है उनको अपनी जो आईटीआर है वो कब फाइल करनी पड़ती है? जुलाई 31 को। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ अब आगे आते हैं। फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अब बात करते हैं फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। जो एनुअल रिटर्न है वो फाइल की जाती है फॉर्म 11 के अंदर। फॉर्म 11 के अंदर फाइल की जाती है। और इसमें क्या बताया जाता है? इसमें बताई जाती है द ऑब्जेक्टिव क्या है फॉर्म को फाइल करने का? समरी ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल सेम वही है, बिल्कुल सेम वही है। ये हर साल 60 दिन के अंदर अंदर जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसके 60 दिन के अंदर अंदर फाइल की जाती है। तो hence the annual return should be filed on or before 30 मई of every year by the LLP। मतलब 30 मई या उससे पहले आपकी जो एनुअल रिटर्न है वो फाइल हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं इन केस ऑफ एनुअल टर्नओवर ऑफ एलएलपी क्रॉस 5 करोड़ एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पार्टनर एक्सीड मोर देन 50 लाख, एनुअल रिटर्न शुड बी अकम्पनीड बाय अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर किसी भी एलएलपी का जो टर्नओवर है 5 करोड़ से ज्यादा हो चुका है या फिर किसी पार्टनर से इनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 50 लाख से ज्यादा अगर हो गया है तो ये एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई कराएंगे। एनुअल रिटर्न के साथ क्या लिखेंगे? सर्टिफिकेट लेके चलेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस फ्रॉम द कंपनी सेक्रेटरी। भाई फिर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो है सर्टिफाई करके देगा। समझ आ गई? क्लियर है मीरा? जी सर। ओके।
अब बात करते हैं आगे। हाँ सर, हाँ क्लियर है सर। ओके ओके, ये वही बात आ गई, फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। All LLP are required to maintain their books of account in double entry system. They also need to prepare statement of solvency every year ending on 31st March. For this purpose, LLP Form 8 should be filed with the registrar of company on or before 30th अक्टूबर एवरी ईयर। ये कहना चाह रहा है भाई 30 अक्टूबर या उससे पहले हर साल क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है एंड स्टेटमेंट ऑफ सोल्वेंसी जो है वो आपको फाइल करनी पड़ेगी। और अगर आपकी जो टर्नओवर है, टर्नओवर किसी एलएलपी का 40 लाख से ज्यादा है, जो पार्टनर से कंट्रीब्यूशन है 25 लाख से अगर ज्यादा है, तो फिर उस एलएलपी को क्या करना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवानी पड़ती है। द पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग दिस फॉर्म विद आरओसी इज ₹100 पर डे पर फॉर्म। अगर आप लेट हो जाते हो, अगर आप 30 अक्टूबर के बाद 30 अक्टूबर तक अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को फाइल नहीं करते, फॉर्म 8 को फाइल नहीं करते, तो फिर आपको पर डे ₹100 की पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। ओके, ये हमने वही पढ़ा है जो हमने बात की थी कि भाई इनकम टैक्स रिटर्न हाँ कब फाइल होती है। अब कुछ इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस होते हैं। इवेंट बेस्ड, वो ऊपर तो हमने पढ़े थे एनुअल कंप्लायंसेस। एनुअल कंप्लायंसेस में 3 ही कंप्लायंस आते हैं एलएलपी के केस में। जैसे मैंने बात की हाँ, तो जैसे एनुअल कंप्लायंस की मैंने बात की, एनुअल कंप्लायंस में सिर्फ 3 ही कंप्लायंस थे। एक एनुअल रिटर्न था, एक हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी था, और इनकम टैक्स रिटर्न। ये क्या थी? ये 3 कंप्लायंसेस थे। उसके बाद बात करते हैं इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस। इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस का मीनिंग क्या है कि जब वो इवेंट होते हैं तब कंपनी को क्या, तब एलएलपी को क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा। ये क्या होते हैं, ये एनुअल नहीं होते या ये रेगुलर नहीं होते, ये जब सिचुएशन होती है तभी आपको फाइल करना पड़ता है। जैसे क्या है, कंसेंट एंड पर्टिकुलर ऑफ पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर। भाई अगर आपको कंसेंट फाइल करनी है ना, कि भाई अगर कोई पार्टनर की कंसेंट फाइल करनी है कि भाई वो क्या करना चाहता है, एज अ पार्टनर, एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर काम करना चाहता है, वो ऐड होना चाहता है, तो आप फॉर्म 4 के अंदर, ई फॉर्म 4 के अंदर फाइल करोगे। जो हमने ऊपर भी पढ़ा कि भाई अगर कोई पार्टनर में या डेजिग्नेटेड पार्टनर में चेंज हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, फॉर्म 4 फाइल किया जाता है 30 दिन के अंदर अंदर। अगर किसी पार्टनर को, हम किसी डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट कर रहे हैं, उसके अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर हमें ई फॉर्म 4 फाइल करना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब अपॉइंटमेंट होती है। वैकेंसी आ रही है, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर की कोई वैकेंसी आई है, तो उसके बारे में भी, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर की वैकेंसी आई है, तो वैकेंसी के 30 दिन के अंदर अंदर हमें रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा ई फॉर्म 4 के अंदर। And in case if no designated partner being appointed, or if any time there is only one designated partner, then each partner should be deemed to be designated partner. तो इसके अंदर हमें ई फॉर्म 4 के अंदर बताना होगा। अगर कोई एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है, हमने ऊपर पढ़ा था कल वाली क्लास में, भाई रजिस्टर्ड ऑफिस अगर चेंज हुआ है तो 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म 15 के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है।
अगर एलएलपी का नाम चेंज हुआ है तो 30 दिन के अंदर अंदर जब अप्रूव हो जाएगा नेम, चेंज हो जाएगा नेम, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म 5 के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ सर। हाँ, अब बात करते हैं एलएलपी एग्रीमेंट। अगर एलएलपी एग्रीमेंट में कोई चेंज होता है तो 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म 3 फाइल करना पड़ता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर में कोई चेंज होता है तो फॉर्म 4 फाइल करना पड़ता है जब चेंज होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर। कोई डेजिग्नेटेड कोई पार्टनर बना या पार्टनर को सीज कर दिया, रिमूव हो गया, तो उस केस में आपको अगर कोई चेंज होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर में तो ये फॉर्म आपको बताना पड़ता है। तो ये क्या होता है, ये इवेंट बेस होते हैं। जब ये इवेंट होते हैं तभी आपको कंप्लाइंस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोई कंप्लाइंस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस as per section 39 subsection 1 of limited liability partnership, the regional director or any other officer not below the rank of regional director authorized by the central government may compound any offence under this act which is punishable with fine only। भाई कोई भी ऐसे ऑफेंस है, कोई भी ऐसे ऑफेंस है एलएलपी एक्ट के अंदर जो पुनिशेबल विद फाइन ओनली है, तो उनकी कंपाउंडिंग हो सकती है। आप उनकी कंपाउंडिंग करवा सकते हो। किससे करवाओगे? रीजनल डायरेक्टर से, रीजनल डायरेक्टर से या कोई ऐसे ऑफिसर से जिसकी रैंक रीजनल डायरेक्टर से बिलो नहीं है, तो आप उसमें क्या करवाओ? बाय कलेक्टिंग फ्रॉम पर्सन रीजनेबली suspected of having committing of offense a sum which may extend to the amount of maximum fine provided for the offense but not be lower than the minimum amount provided for the offense। Compounding shall not be allowed within 3 years from the date on which the similar offense was committed and compounded। देखो क्या होता है, मान लो आपने कोई डिफॉल्ट किया, आपने कोई एनुअल रिटर्न फाइल करनी थी बट आपने नहीं की। अब उसके रिगार्डिंग आपके पास नोटिस आ गया कि भाई या तो अपने ऑफेंस को कंपाउंड करवा लो, नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उस चीज में आप कंपाउंडिंग के लिए क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो कि सर हम सेटलमेंट करने को तैयार हैं, हम पेनल्टी पे करने को तैयार हैं, हम अपने कंप्लायंस को अच्छा करने, हम गुड कंप्लायंस करने को तैयार हैं, हमारे ऑफेंस को कंपाउंड कर दीजिए। तो आप फिर क्या कर सकते हो? कंपाउंड की एप्लीकेशन लगा सकते हो। समझ आ गई? लास्ट हमारे पास आता है मीरा। यहां तक कोई डाउट किसी तरह का? एनी डाउट? नहीं सर। ओके, समझ आ रहा है मीरा कोई अच्छे से? हाँ सर। हाँ, कोई भी डाउट होता है अभी पढ़ते हुए या बाद में पढ़ते हुए, कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है तो एक साथ पूछ लिया करो साथ के साथ कि सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम है काफ़ी। और आप कभी भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप ना पूछो और वो डाउट रह जाए, तो आप साथ के साथ पूछ लिया करो, ठीक है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। ये टॉपिक आता है हमारा वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी। वाइंडिंग अप का मीनिंग होता है क्लोज करना, क्लोजर ऑफ एलएलपी। एलएलपी कैन बी वाउंड अप आइदर बाय द वॉलंटरी, या तो आप खुद से वाइंडिंग अप करवा सकते हो या फिर आप ट्रिब्यूनल आपका वाइंड अप कर सकता है। ट्रिब्यूनल का मीनिंग यहाँ पे एनसीएलटी से है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। या तो एलएलपी को खुद से वाइंड अप किया जा सकता है या फिर ट्रिब्यूनल जो है आपका वाइंडिंग अप करेगा। If a LLP is to initiate winding up voluntarily, then the LLP must pass a resolution to wind up the LLP with the approval of at least 3/4 of the total number of partner। अगर LLP जो है, जो पार्टनर जो है खुद से अपनी LLP को बंद करना चाहते हैं, वाइंड अप कराना चाहते हैं, तो वही रेजोल्यूशन पास किया जाएगा वाइंड अप ऑफ द LLP, जिसमें 75%, 3/4 मतलब 75% जितने भी टोटल नंबर ऑफ पार्टनर है उनका 75% क्या करेंगे? अप्रूवल करेंगे। किस चीज के लिए? वाइंड अप के लिए। इफ द एलएलपी हैज लेंडर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, देन द अप्रूवल ऑफ द लेंडर वुड आल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर द वाइंड अप ऑफ द एलएलपी। अगर मान लो एलएलपी, लेंडर का मीनिंग यहाँ पे किससे है? क्रेडिटर से।
क्रेडिटर्स, अगर एलएलपी के क्रेडिटर्स है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, तो आपको उन क्रेडिटर्स की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एलएलपी में बी बाउंड बाय द ट्रिब्यूनल अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। एलएलपी को ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी भी क्या कर सकता है, बाइंड अप कर सकता है। उसके लिए कुछ सर्कमस्टेंसेस होती हैं। नंबर 1, एलएलपी डिसाइड दैट इट शैल बी बाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। एलएलपी ने डिसाइड किया है कि हमें सिर्फ ट्रिब्यूनल ही बाइंड अप कर सकता है। There are less than 2 partners in the LLP for a period of more than 6 months. मान लो कि मिनिमम जो पार्टनर होने चाहिए 2 होने चाहिए एलएलपी के, बट 6 महीने से ऊपर हो गया है, सिर्फ एक ही पार्टनर अभी तक एलएलपी के अंदर है, तो भी ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, एलएलपी को बाइंड अप कर सकता है। एलएलपी एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन और स्टेट, सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर। भाई कोई इलीगल काम कर रही है, अगर एलएलपी कोई इलीगल काम कर रही है तो भी क्या हो सकता है, एलएलपी को बाइंड अप किया जा सकता है। अगर एलएलपी ने एनुअल रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी अगर 5 फाइनेंशियल ईयर तक लगातार 5 फाइनेंशियल ईयर हो चुके हैं उसने फाइल नहीं की, तो भी एलएलपी को बाइंड अप कर सकता है ट्रिब्यूनल। एंड द ट्रिब्यूनल इज ओपिनियन दैट इट इज जस्ट इक्विटेबल टू बाइंड अप द एलएलपी अंडर सेक्शन 64। अगर एलएलपी को कोई और भी रीजन लगता है जिसको देख के उसे ये लगता है कि भाई हाँ ये इक्वल रीजन है, एलएलपी को हम क्या करा सकते हैं, वाइंड अप करा सकते हैं, तो आप फिर क्या कर सकते हो, एलएलपी को वाइंड अप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 3 था वो कंप्लीट हो चुका है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाला चैप्टर आपका ऑलमोस्ट सारे का सारा कंप्लीटेड है। तो जो भी आप इसको देखो अच्छे से, पढ़ना अच्छे से, कोई डाउट हो मुझे बताना। नेक्स्ट क्लास के अंदर नया चैप्टर हमारा शुरू होगा। चैप्टर का नाम है सर केस लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है क्या सर? केस लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे केस लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी मैंने आपको छुड़वा दिया है। देयर इज नो नीड ऑफ केस लॉ। समझ आ गई? सेटिंग अप के अंदर केस लॉ की इंपॉर्टेंस नहीं। ओके। हाँ, सेटिंग अप में आपका सीधा पेपर आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी लॉ हो गया, जैसे कंपनी लॉ हो गया आपका, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, ओके सर। क्लियर?